हेलो फ्रेंड्स, आई एम सरिता। वेलकम टू आर एन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि C-TET का जूनियर लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो जूनियर लेवल का आपने फॉर्म फिल किया है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 2012 का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिससे कि दोस्तों हम समझ पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वैसे भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो हमें मिलेंगे, प्लस साथ ही साथ किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उसका बेस हम समझ पाएंगे और देखेंगे कुछ क्वेश्चंस कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और क्या कुछ है इसमें। तो आप जानते हैं कि सीटेट जो है जूनियर लेवल 60 क्वेश्चन का होता है आपका सोशल स्टडी। तो सोशल स्टडी के लिए 60 क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आर एन एजुकेशनल एकेडमी को, क्योंकि हम तैयारी करा रहे हैं आपका। बाकी सारे सब्जेक्ट तो दोस्तों वैसे ही होता है, सारे सब्जेक्ट आपके C-TET का जो फर्स्ट पेपर होता है जस्ट वैसे ही रहेगा। बट अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हो तो जूनियर लेवल के लिए आपका 60 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ये इंक्लूड हो जाता है, और जो साइंस के हैं उनका मैथ और साइंस से होता है। तो हमारा आर्ट से है, हम लोग करेंगे अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं एक नज़र आज के क्वेश्चन पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप जाके देखिएगा, इसके आगे के क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। 2012 का ये पेपर है जो कि हम सॉल्व करा रहे हैं, और इसी तरीके से करते हुए सारे प्रीवियस पेपर हम आपके सामने लेके आएंगे, सारे प्रीवियस पेपर हम सॉल्व कराएंगे और आपके एग्जाम्स तक सारे प्रीवियस पेपर सॉल्व हो जाएंगे। और कुछ मेन पॉइंट जो कि एग्जाम्स में बनने वाले हैं, किस तरीके से क्या कुछ चाहिए आपको जिससे कि आप कर सको अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। अब आपके आंसर यहाँ पर हैं, स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए। क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में हुगली नदी के किनारे, ये तो आपका देखिए क्वेश्चन से भी आपको कुछ जानने को मिल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1651 में बंगाल नदी जो थी, बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री अपनी बनाई थी, स्थापित की थी। तो किस लिए की थी, ये आपके ऑप्शंस में से आपको निकालना है। और दूसरा है एक आधार, मतलब एक बेस बनाने के लिए, एक स्थापित करने के लिए कि जहां से अपनी फैक्ट्री का काम चला सके। एंड थर्ड है आपका इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए। एंड फोर्थ है मसालों को खरीद कर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन में है, पहले तो उन्हें एक बेस बनाना था अपनी फैक्ट्री। उन्होंने बंगाल में हुगली नदी के किनारे जब वे आए 1651 में, तो उन्हें अपना एक आधार मजबूत करना था जहाँ से कि वो अपने फैक्ट्री का काम स्टार्ट कर सके, काम चला सकें। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट। एक आधार वो बनाना चाहते थे जिससे कि वो अपना स्टार्टिंग, अपना एक आधार मजबूत कर सकें, अपना काम चला सके अपने फैक्ट्री का। सो फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं आंसर। 1651 में फैक्ट्री स्थापित की ताकि कंपनी को व्यापार करने के लिए एक आधार मिल सके। देखेंगे अगला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से किसके लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। दीवानी राजस्व का उपयोग किस लिए किया गया, ये आप देखेंगे। ऑप्शंस हैं आपके पुल और सड़कें बनाने में, पुल और सड़कों को बनाने में, या स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने में, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने में, या ब्रिटेन में इनके क्षीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने में। ब्रिटेन में इनके क्षीयमान मतलब वो भंडार जो धीरे धीरे क्षण हो रहे थे, कम हो रहे थे, खत्म हो रहे थे, उनकी भरपाई करने के लिए सोने और चांदी के भंडारों से उन्हें संचित करने के लिए। तो यहाँ पे आपका 15 क्वेश्चन का हो जाएगा, भारत में सूती वस्त्र और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ने मुख्य रूप से सूती वस्त्र, भारत में सूती वस्त्र और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। सो फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, भारत में सूती वस्त्र और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। 60 क्वेश्चन जो होते हैं 60 मार्क्स के लिए आपके इंक्लूड होते हैं SST के। तो ऐसे ही इसी तरीके के हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, प्लस कुछ ना कुछ देखिए अभी पिछली बार में ही क्या कुछ था, कुछ इन्वायरमेंट से लिए गए जो कि हम लेंगे ही। अब इन्वायरमेंट हम पढ़ाते ही हैं, और आपको EVS की क्लास में मिल जाएगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड। और कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी से अगर कुछ इंक्लूड कर दिया गया, अब इंक्लूड किया जाता है ज़्यादातर कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, तो कुछ वो हो जाएंगे। कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड हो जाता है, संस्कृत, शास्त्रीय संगीत के बारे में,
और आपका कुछ योग से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो निश्चिंत रहें दोस्तों, डोंट वरी, सारा कुछ आपको मिलेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। अभी ये 2012 का पेपर है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको आगे भी, तो इससे आपका हिस्ट्री मजबूत हो रहा है, आपको ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी, आपको जो कुछ भी है पेपर जिसने दिया है वो दोस्तों जानते हैं कि पेपर किस तरीके से बनता है, उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। तो डोंट वरी, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। और देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया आपका ज्योग्राफी से। यदि अहमदाबाद में 72 डिग्री 30 मिनट ई देशांतर पर स्थित है, इस देशांतर पर स्थित है, तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय 8 प्रातः सुबह का जो भारतीय मानक समय है वो मान लीजिए कि 8 बज रहा है, और बात करें यदि अहमदाबाद का जो है 72 डिग्री 30 मिनट जो देशांतर पर स्थित है, तो अहमदाबाद का जो स्थानीय समय क्या होगा यदि भारत का मानक समय में 8 बज रहा है तो? अब टाइम जोन देखिए आपको दिखाया गया है यहाँ पे 7:27 और 8:40 और 8। तो दोस्तों आप जानते हो भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82 अंश 30 पूर्वी देशांतर, अहमदाबाद की स्थिति जो है 72 और 30 दिखा रहा है। ये 82 और 30 है, ये 72 और 30 पूर्वी देशांतर है। तो दोस्तों 5.5 घंटा 5 घंटे 30 मिनट जो है भारत का जो मानक समय है वो आगे है हमारे इंग्लैंड से। तो यहाँ देखिएगा आपको आंसर के थ्रू देखिए हम बता रहे हैं कि 82 अंश 30 डिग्री ये है, उसमें से आप माइनस करेंगे 72 अंश 30 डिग्री, मिलेगा कितना आपको? 10 अंश मिला, क्योंकि 30 डिग्री दोनों बराबर है। 72 और 82 में कितने का डिफरेंस है? 10 अंश का डिफरेंस है। तो 10 अंश का डिफरेंस का मतलब क्या होगा? 1 अंश इज इक्वल टू होता है 4 मिनट। अगर 1 डिग्री होता है देशांतर 4 मिनट के, तो 10 डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 10 डिग्री हो जाएगा अपना वहाँ पे 40 मिनट। अब अहमदाबाद मानक समय रेखा से पश्चिम में स्थित है। अब पश्चिम में स्थित है, देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, और एक्सप्लेनेशन ऐड करना दोस्तों इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो दोस्त जो नहीं समझ पाएंगे उनके लिए यहाँ एक्सप्लेनेशन देख करके आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि एक देशांतर बराबर कितना होता है। एक देशांतर होता है 4 मिनट के बराबर। अब आप उस समय में कितना अंतर उसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे अहमदाबाद का स्थानीय समय भारत का मानक समय, अहमदाबाद का स्थानीय समय इज इक्वल टू क्या होगा? भारत का मानक समय माइनस देशांतर में अंतर। तो देशांतर में अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 40 मिनट, जो हमने देशांतर निकाला, तो 8 माइनस 40 मिनट इज इक्वल टू 720। तो 720 यहाँ पे मिनट प्राप्त हुआ। आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, आई होप आप देखिए समझ पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से विस्तृत तरीके से पूरा समझाया गया है। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कि सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया। शहर में देखिए अनाज को, सुल्तान ने शहर में अनाज को भेजने के लिए बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया। तो बंजारों का प्रयोग किया गया था। तो पूछ रहा है किस सुल्तान ने, वो कौन से सुल्तान थे जिन्होंने अनाज को शहर से बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी वो सुल्तान थे जिन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में देखिए क्वेश्चन बने, नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, जरूर नोट कीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया ताकि वस्तुओं का मूल्य बाजार में नियंत्रित हो सके। तो क्वेश्चन बनता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अब यहाँ पे है कि उसने ऐसा क्यों किया, किस सुल्तान ने किया ऐसा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और बाजार नियंत्रण करने के लिए उसने अनाज को शहर से बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का यूज़ किया था। बंजारे लोग जो होते हैं ना, उनका प्रयोग किया था। बिदरी क्या है? बिदरी के बारे में अगर आपको नहीं पता तो देखिए आप क्वेश्चन, बिदरी क्या है? बिदरी ऑप्शंस देखिए, बिदरी में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार है, बिदरी में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार है, या बिदरी के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम है। तो बिल्कुल दोस्तों ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिदरी क्या है? बीदर के जो दस्तकार हैं उनके द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जो जड़ाऊ काम है वो बिदरी कहलाता है। बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में जड़ाऊ काम जो है वो बिदरी कहलाता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। देखिएगा दक्षिण भारतीय, हाँ ये बीदर
के जो दस्तकार हैं वो दक्षिण भारतीय थे। दक्षिण भारतीय बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे तथा चांदी में की जाने वाली दस्तकारी को बिदरी कहते हैं। बिदरी क्या कहते हैं आप ये जान पाए कि दस्तकारों द्वारा, जो कि बीदर के दस्तकार थे, बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम बिदरी कहलाता है। और ये बिदरी जो बीदर दस्तकार थे वो कहाँ के थे, तो दक्षिण भारतीय हैं। अब आप आगे बढ़िए, जो भी मिलता है उसे आप नोट करते जाइए। आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? देखिए, अब आदिवासी जो थे, जनजाति जो थे, वो लोग अपना पिछला लिखित कोई रिकॉर्ड तो रखते नहीं हैं। अगर लिखित रिकॉर्ड किसी चीज़ का नहीं रखा गया तो वर्तमान के जो इतिहासकार हैं वो उन आदिवासियों का इतिहास कैसे लिखते हैं? ऑप्शंस देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, या आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, या पुरातत्वीय स्रोतों का उपयोग करके, या वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो दोस्तों देखिए, इतिहास के बारे में अगर कोई अपना इतिहास मतलब जो आदिवासी जो जनजाति लोग थे वो अपना पिछला लिखित कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखे हैं, तो जब रिकॉर्ड नहीं लिखे हैं तो कोई पौराणिक कथा कहाँ से मिलेगी? पौराणिक कथाओं में उनका रिकॉर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि वो लिखते ही नहीं थे। पुरातात्विक स्रोतों से भी नहीं पता चलेगा। वाचिक परंपराओं द्वारा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। अर्थात उस समय में कुछ लोग रहे होंगे जो आज के लोगों के पूर्वज होंगे, तो पूर्वजों के द्वारा सुनी हुई बातें, ये वाचिक परंपराएं जो होती हैं, सुनी हुई बातों द्वारा भी काफ़ी कुछ सुनने समझने जानने को मिलता है पिछली पुराने अपने इतिहास के बारे में। तो ये वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके ही वो लिख सकते हैं। और जब वो लिखित कुछ मिलेगा नहीं तो और भी कोई बेस्ट ऑप्शन इसमें है नहीं जिसके द्वारा पता किया जा सके हिस्ट्री, तो हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन राइट। देखिए, आधुनिक इतिहासकार आदिवासी जनजाति लोगों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपरा, बिल्कुल वाचिक परंपरा ही एक साधन होगा, क्योंकि वो लिखित कुछ रखते ही नहीं थे। अब देखिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीतरा पीतरा ड्यूरा था या थी, क्या थी ये पीतरा ड्यूरा जो आपको वर्ड दिख रहा है, ये क्या है? ये यूनानी देवता थे, या धात्विक तकनीकी थी, या भवनों को सजाने की शैली थी, या उत्तराधिकार की भूमिका थी? तो देखिए, ये पीतरा ड्यूरा जो है ये भवनों को सजाने की एक शैली है। पीतरा ड्यूरा को आप ध्यान दीजिएगा कि ये भवनों को सजाने की एक शैली है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पीतरा ड्यूरा भवनों को सजाने की एक शैली थी। इसे दक्षिण एशिया में प्राचीन कैरी के नाम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में कि ये दक्षिण एशिया में प्राचीन कैरी के नाम से भी जाना जाता था। जो पत्थरों, अब कैरी क्या होता है? पत्थरों पर नक्काशी करने से संबंधित है। कैरी जो है ये दक्षिण एशिया में प्रचलित है और पत्थरों पर नक्काशी करने से संबंधित है। भारत में इसे पीतरा ड्यूरा का प्रथम प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया। देखिए, फर्स्ट यूज जो किया गया, पहली बार जो प्रयोग किया गया भारत में, तो कहाँ किस पर किया गया? एतमादुद्दौला के मकबरे में इस तरीके के पत्थर में नक्काशी होती थी। पत्थर पे नक्काशी करने का जो कार्य था, इसको क्या कहा जाता है? प्राचीन में इसे कैरी नाम से जानते हैं, जो कि दक्षिण एशिया की शैली थी। इसे दक्षिण एशिया में प्राचीन कैरी के नाम से जानते हैं। कैरी के नाम से जो जानते हैं, ये क्या है? पत्थर पे नक्काशी करने की इससे संबंधित एक कला है। पहली बार अगर भारत में यूज़ किया गया तो कहाँ यूज़ किया गया? एतमादुद्दौला के मकबरे पर। कितनी सारी, एक क्वेश्चन से कम आपके 4 क्वेश्चन बने। इससे देखिए रिलेटेड कितने क्वेश्चन बने। तो क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों सिर्फ ये ना पूछा जाए कि पीतरा ड्यूरा क्या था, ये पिछली बार पूछा गया 2012 में पूछा गया, तो आपका 2020 में हो सकता है कि पूछ दे कि कैरी किस नाम से प्रचलित है, या कहाँ पे है, या ये पत्थर पे नक्काशी को क्या कहते हैं, पहली बार यूज़ कहाँ किया गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा है? देखिए, 9वीं शताब्दी की बात हो रही है, शताब्दी के मंदिरों में स्थापत्य कला का हिस्सा। देखिए, स्थापत्य कला का हिस्सा ऑप्शन देखिएगा, सजावटी द्वार, रंगशाला, मतलब रंगशाला का अर्थ क्या हुआ? नृत्य प्रस्तुत करने की जगह, वह जगह जहाँ पे नृत्य कलाएं प्रस्तुत की जाती है। तो रंगशाला, यज्ञ वेदी, या हवन कुंड। तो दोस्तों देखिए, स्थापत्य कला की बात हो रही है, वो भी मंदिर की। तो मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा जो था वो 9वीं शताब्दी का था, सजावटी द्वार। द्वार को सजावटी बनाया जाता था। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। सजावटी द्वार जो था ये 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 आप जान रहे हैं कौन सी क्रांति है? 1857। तो निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे?
मंगल पांडे के समय में जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, उसी समय की बात है। उस समय 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो वो 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से किस स्थान पर किए गए थे, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। देखिएगा ऑप्शन आपका कलकत्ता, बम्बई तथा पंजाब, कलकत्ता, बम्बई तथा दिल्ली। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई, एंड कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने 1857 में विश्वविद्यालय जो स्थापित किए थे, तो वो ये 3 विश्वविद्यालय थे, कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में स्थापित किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। ओके फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन आपका रहा सी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 12वीं शताब्दी में कीरा क्या है। देखिएगा 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में कहाँ है। देखिए कीरा एक नाम विशेष है। 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने किसी एक विशेष प्रजाति या विशेष स्थान के मुखिया रहे होंगे, जिन्होंने क्षेत्र पर शासन किया। वह उस समय कीरा कहा जाता था, लेकिन इस समय वह वर्तमान में स्थित है। वर्तमान में कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ही, उत्तराखंड में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं का शासन जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश राज्य में है। कीरा मुखियाओं का शासन, ध्यान दीजिएगा 12वीं शताब्दी की हो रही है बात। कीरा मुखियाओं का शासन जो कि आज वर्तमान में क्या कहा जा रहा है, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश राज्य में था। तो ये 2012 का है दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट कुछ भी बन सकता है कि इस समय क्या कहा जाता है। तो इस समय जो होगा वो क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन राष्ट्र में शामिल था? त्रिविभाजन राष्ट्र में शामिल, देखिए राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। पाल, चोल और गुर्जर प्रतिहार। चोल, राष्ट्रकूट और पाल। पाल, पल्लव और राष्ट्रकूट। तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। त्रिविभाजन संघर्ष में आपका राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, ये तीनों त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल थे। कौन कौन? राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। ये आपके राज्यों का संयोजन, ये तीनों राज्यों का जो संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन आपका ए हुआ। आगे बढ़िएगा, देखते हैं कुछ मुख्य बातें इससे संबंधित। हर्ष की मृत्यु के बाद 3 प्रमुख शक्तियां गुर्जर प्रतिहार तथा पाल तथा राष्ट्रकूट। गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट जो थे ये हर्ष के समय के थे। हर्ष की मृत्यु के बाद इन तीनों का उदय हुआ। कन्नौज पर अधिकार को लेकर इन तीनों शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। इन तीनों शक्तियों के बीच किस लिए संघर्ष हुआ? देखिएगा यहाँ पे नोट कीजिएगा, कन्नौज के अधिकार को लेकर किसमें संघर्ष हुआ? गुर्जर प्रतिहार और पाल तथा राष्ट्रकूट, इसमें इन तीनों में संघर्ष हुआ। किस लिए? कन्नौज के अधिकार को लेकर इन तीनों शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष की संज्ञा दी गई। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। यह संघर्ष कितने वर्षों तक चला? लगभग 200 वर्षों तक चला। इस संघर्ष में अंतिम सफलता अगर किसी को मिली तो किसको मिली? गुर्जर प्रतिहार को अंतिम सफलता मिली। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, किसको सफलता मिली? गुर्जर प्रतिहार को सफलता मिली। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया? ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया। देखिए यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग पर चलाया गया। टीबी मैकाले, कॉर्नवालिस, चार्ल्स क्लाइव एंड वॉरेन हेस्टिंग। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे पिट्स इंडिया 1784 के विरोध में इस्तीफा देने के कारण वॉरेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद वर्ग के द्वारा महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 में वॉरेन हेस्टिंग को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। अब वॉरेन हेस्टिंग पर पिट्स इंडिया के विरोध में कब लगा था? 1784 में, 1784 में इस्तीफा देने के कारण। क्यों लगा था ये भी कारण देखिएगा, इस्तीफा देने के कारण लगाया गया था। बट क्या हुआ कि ब्रिटिश सांसद वर्ग के द्वारा महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 85 से 95 तकरीबन 9 वर्ष बाद, 84 से 95 बाद ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? 26 आपका यहाँ पे हो जाएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून। एनसी ऑप्शन शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, और मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस। तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ गैसीय आवरण की, गैसीय संयोजन की, तो जो लास्ट के तीनों ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। दोस्तों देखिएगा सौरमंडल के अंतिम जो 4 ग्रह होते हैं, आगे के 4 ग्रह होते हैं और प्लस क्षुद्र ग्रह से, और अंतिम के जो 4 ग्रह होते हैं तो वो कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये गैसीय ग्रह कहे जाते हैं क्योंकि ये ग्रहों के निर्माण में गैस का प्रमुख कारक होता है, गैस का प्रमुख योगदान होता है। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ क्वेश्चंस, और क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर में इंक्लूड होते हैं कुछ वर्ड्स जिन्हें कि आप अगर नोट करते हैं तो क्वेश्चन से पाते हैं कुछ एक्स्ट्रा, और वो कुछ एक्स्ट्रा दोस्तों आपको अपने एग्जाम में सफलता के करीब ले जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी तरीके से बन सकते हैं। अगर हमें कुछ मिलता है एक्स्ट्रा तो हम तैयार होते हैं और भी अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। लाइक कर दीजिए हमारा सेशन और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे साथ बने रहने के लिए और अपनी तैयारी के लिए। प्रिपरेशन हमारे यहाँ सी-टेट से रिलेटेड, सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर-टेट और सभी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके के वीडियो सभी प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रेंड्स। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिएगा। सारे प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएंगे, उसके बाद भी जो कुछ भी एक्स्ट्रा पेपर में जैसे आते हैं पेपर का एनालिसिस करके, जैसे भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी बचने नहीं पाएगा दोस्तों, आपके लिए सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। बस बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगता है हमारा वीडियोस और किस तरीके का आप क्या कुछ चाहते हैं, जिससे कि हम अपने वीडियोस को और भी अच्छा बनाने की कोशिश कर सकें। आप लोगों का सहयोग ही है जिससे और भी अच्छा करने का एक मार्गदर्शन मिल सकता है कि नहीं, और कुछ किया जाए। हम अपना पूरा प्रयास करते हैं दोस्तों। आप अपने बहुमूल्य सुझाव के द्वारा हमारे प्रयास को और बढ़ा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक्स। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।